हेलो फ्यूचर सीएमएस। आई एम अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए आदित्य प्रजापति। और आज हम करेंगे सीएमए फाउंडेशन का लॉ, लेक्चर नंबर 2। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। जो बिजनेस लॉ है उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों को पता रहेगा कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। ठीक है। ये क्या लिखे जा रहे हो, बताओ तो हम लोगों को भी। ऐसा तो आप लोग के मन में डाउट आया होगा। तो पहला क्या है सर, इंट्रोडक्शन। अच्छा। दूसरा क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तीसरा क्या है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932। और फोर्थ नंबर क्या है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अच्छा। उसके बाद सर हम लोगों को अगर समझना है तो हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट को प्रीवियसली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। मतलब शॉर्ट तरीके में कवर किया, बहुत अच्छे से कवर किया। जिसमें हम लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने मार्किंग किया। उसका एमसीक्यू हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। अब आज अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे 1872 में, तो उसका आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। उससे पहले हम लोग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। आप एक पेन और नोटबुक लेके बैठे रहो, उसमें आप लोग थोड़ा थोड़ा करके नोट डाउन भी करते रहना, और जो मैं एग्जांपल बताऊंगा उसको भी नोट डाउन कर लेना, जिससे आपको क्या होगा कि हेल्प हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये तो सर, ये मतलब 1872 इसका मतलब समझे हम लोगों को। तो सर इंडिया में तो इंडिया का इंडिपेंडेंस तो 1947। अच्छा, उससे पहले का एक्ट है। हाँ सर, उससे पहले का एक्ट है। जब ब्रिटिशर्स थे तो उस टाइम का ये एक्ट है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको चेंज नहीं किया। जो थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हुए होंगे वो किया, और उसको इंडियन स्टैंप लगा के हम लोगों ने इस एक्ट को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास उस समय उतना टाइम था नहीं कि एक एक करके हम लोग एक्ट बनाए, या फिर हम लोग देखे सर कि क्या क्या हम लोग को अभी बनाना है। तो उस समय से जो पहले का था ना, तो हम लोगों ने उसी को अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, तो ये मतलब ब्रिटिशर्स का, हाँ सर उसका ही है। 1872 सर। 1872 का मतलब क्या हो गया था कि उस समय ये एक्ट इनेक्ट हुआ था। ठीक है। अच्छा, अगर स्पेसिफिकली डेट का बात किया जाए जो हम लोग को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, तो एमसीक्यू व्यू पॉइंट से सर, 1 सितंबर 1872, इस दिन जो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनेक्ट हुआ था। अच्छा सर, समझ गए। तो मतलब ये बहुत पुराना लॉ है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आता है। हम लोग को कुछ कुछ डेफिनेशंस पढ़ने होते हैं, उसके बाद कुछ कुछ मीनिंग समझना पड़ता है। तो हम लोग एक चीज हम लोग सुने होंगे लॉ में, जैसे मैं बताता हूँ, सेक्शन, सब सेक्शन, ये सब हम लोग अभी भी देखेंगे और बाद में भी देखते रहेंगे। तो सेक्शन और सबसेक्शन होते ही क्यों है, कभी आपके मन में डाउट आया, सेक्शन और सबसेक्शन होते ही क्यों। कोई भी एक बुक है मान लो, ठीक है। अब वो बुक है जो, अब उसमें कौन सी जगह पे क्या लाइन लिखा हुआ है किसको पता रहेगा, जो बुक लिखा है वो। लेकिन फ्यूचर रेफरेंसेस में किसी को पता रह सकता है क्या, ना किसी को याद रह सकता है कि हाँ 231 पेज नंबर पे इतना ये चीज के बारे में बताया गया, ये कभी नहीं किसी को पता रह सकता। तो एक सीक्वेंशनल मैनर में
इसको सजाया जाता है कि फ्यूचर में अगर कोई देख रहा है या फिर कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको वो समझ में आए। तो उस तरह से सर सेक्शंस होते हैं। ठीक है। हम लोग को तो मतलब वो जो ब्रॉडर डेफिनेशन होता है ना, डेफिनेशन जिसको बोलते हैं। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, काफी बड़ा एक्ट है। इसमें अब बहुत कुछ बहुत सारे डेफिनेशंस होंगे, बहुत कुछ होगा। ठीक है। तो सर अगर हम लोग खोजने जाएंगे जब कि कौन सा चीज कहाँ है तो सर कैसे मिलेगा। तो ये डेफिनेशन का एक एग्जांपल मैं जस्ट देख बता रहा हूँ। जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, सारा का सारा डेफिनेशन। अच्छा, किसी को किसी भी चीज का अगर मतलब जानना है तो वो कहाँ जाएगा? सेक्शन 2 में। अच्छा सर, समझ गया सर, सेक्शन 2 में तो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसको क्या चीज जानना है, क्या चीज जानना है, वो सब्जेक्ट मैटर, वो टॉपिक, वो चीज क्या है, वो आपका सब सेक्शन हो जाता है। ठीक है। सब सेक्शन एक हिसाब से आप क्या समझ सकते हो? सब हेडिंग। ठीक है। अब किसी भी चीज का डेफिनेशन मान लो सेक्शन 2 में लिखा हुआ है। अब लेकिन किसका डेफिनेशन लिखा हुआ है वो सब हेडिंग हो गया। ठीक है। अच्छा, इतना तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग चैप्टर पे जंप कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज पहला बार हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि पिछला लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने सिर्फ ओवरव्यू देखा था। उसमें क्या क्या देखा था, एक बार मैं आपको जस्ट रिकॉल करा दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या क्या देखा था सर? पहला तो देखा था प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ, कैसे सर लॉ फॉर्म होता है या फिर क्या होता है। फिर सर पार्लियामेंट में कुछ लॉज पास होता है, कुछ स्टेट लेजिस्लेचर में पास होते हैं, मतलब कि दोनों अलग अलग रख सकते हैं, हाँ। फिर कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो सेंटर बनाते हैं, जो कि स्टेट के ऊपर भी बाइंड होते हैं, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा इंडिया के ऊपर बाइंड। फिर से हम लोगों ने लेवल ऑफ कोर्ट्स देखा था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। हाँ सर, समझ गए सर। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था सर? स्टेचुटरी बॉडीज, सेबी, आरबीआई, उसके बाद आईबीबीआई। हाँ, देखा तो था। अच्छा, ऐसे करके हम लोगों ने उस दिन एंड किया था, और थोड़ा बहुत मतलब समझा था, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स थे उसको मार्किंग किया था। ठीक है। अच्छा, अब आज अगर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो ये मान लो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट लेक्चर हुआ। अच्छा, तो सर इसमें हम लोग शुरू जब कर रहे हैं तो इसमें हम लोग चैप्टर में जंप करने से पहले एक एग्जाम्पल छोटा सा समझते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा? एक एग्जाम्पल पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में जाएंगे, सर देखेंगे कि क्या क्या चैप्टर में क्या डेफिनेशन है और क्या क्या बताना चाहता है। अच्छा, हम कॉन्ट्रैक्ट सोच रहे, कॉन्ट्रैक्ट। सोचो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो सकता है? आप किसी से कुछ खरीदे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मेरे को ये पेन का दरकार था, मैं गया दुकान में, जाके बोला मुझको एक पेन चाहिए, तो उन्होंने निकाल के दिया, मैंने पैसा भी दे दिया। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये एग्रीमेंट है? सर ये सब क्या टर्म्स बोल रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है, तो उसको अच्छा से एक एग्जांपल से हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद इसका आप लोग नोटिंग भी कर लीजिएगा। अभी ये जो मैंने बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, ये वाला चीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कब आना था? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ एमसीक्यू ही तो आता आता है आप लोग के एग्जाम्स में, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर। अच्छा, एक एग्जाम्पल ऐसा है कि हम लोग दो कैरेक्टर को ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब इसमें सर क्या है कि एक लड़का है और एक लड़की। लड़का का नाम हम लोग दे दे रहे हैं आयुष, ठीक है। और लड़की का हम लोग नाम दे दे रहे हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो हम लोग दे दे रहे हैं हम्म, इतना कंफ्यूजन, एक लड़की का नाम दे देना, ठीक है। सीता। ठीक है। अच्छा, आयुष और सीता, हम लोग में दो, हम लोग का ये एग्जाम्पल जो है, इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने दो कैरेक्टर को डाला है। अच्छा, दो कैरेक्टर क्या कैसे? जिसका आंख वाँख भी बना देते हैं, ठीक है, ज्यादा कनेक्ट होगा। आयुष क्या, आयुष है ना जो, वो कहीं ना कहीं सीता को पसंद करता था।
जिसको हम लोग बोलते हैं ना, क्रश, वो मेरी क्रश थी या क्रश है। तो आयुष जो है वो सीता को पसंद करता था। अब वो बहुत दिन से ये सोच रहा था, बोले बोले बोले, बोले कि नहीं बोले, क्योंकि ये डर सबको रहता है कि अगर बोल दिए, रिजेक्शन का डर। ठीक है। तो आयुष एक दिन हिम्मत हिम्मत बना के पूरा गया, सीता को प्रपोज किया। अच्छा, सीता को क्या प्रपोज किया? सीता को प्रपोज कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या था ना, सीता भी आयुष को पसंद करती थी लेकिन बताती नहीं है, गर्ल्स नेबर से। ठीक है। वो पहले कभी नहीं बताएंगी। अच्छा, तो नहीं बताने की वजह से आयुष जब प्रपोज किया तब उसने बताया, हाँ मैं भी तुमको पसंद करती हूँ। अच्छा, तो आयुष क्या बोला था कि विल यू मैरी मी एज आई लाइक यू। तो सीता के मन में भी पहले से ही था, तो सीता ने बोला हाँ, आई विल मैरी यू। तो ये क्या हुआ कि एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, एक्सेप्टेंस किस हिसाब से हुआ सर? आयुष ने सीता को प्रपोज किया, सीता ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि सीता ने जैसे ही इसको एक्सेप्ट किया, तो उसने तो कुछ बोला होगा, हाँ आई विल मैरी यू। तो वो एक प्रॉमिस हो गया। जब प्रॉमिस कैसे हो गया? प्रॉमिस हो गया, तो सीता ने जब एक्सेप्ट कर लिया आयुष का प्रपोजल, तो प्रेम प्रॉमिस हो गया। अच्छा, अब सोचो कि अब ये लोग घूमने उमने जाएगा, कहीं भी जाएगा तो खर्चा होगा ना भाई, पैसा तो लगेगा ना। अब जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं, शादी करने का बात चल ही रहा है, तो अब कहीं भी जाएंगे तो पैसा आएगा, इन्वॉल्वमेंट आएगा पैसे का। ठीक है। अब ये पैसा आया, ये लोग घूमे उमे सब कुछ, तो जहां ये पैसा आया ना, तो क्या हो गया सर, ये कुछ तो हुआ होगा। तो इसको क्या हम लोग बोल दिए सर, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, जहां पैसा इन्वॉल्व हुआ प्रॉमिस के साथ, ये एग्रीमेंट कहलाने लगा। अच्छा सर, समझ गए सर। अच्छा, समझ समझ में आ रहा है सर। ये सब तो मजा आएगा ही, लॉ लॉ में ऐसा ऐसा एग्जांपल अगर मिल रहा है तो। अच्छा, एग्रीमेंट जब बना ना, अब जब इनका टाइम आया कि अब ये लोगों ने सोचा कि चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं, क्योंकि जो भी था हम लोग गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड थे, घूमे घूमे, ठीक है, अब टाइम आ गया कि अब हम लोग शादी कर लेते हैं। अब तो शादी करने के लिए सर किसी का तो मंजूरी लगेगा, या फिर ऐसे ही नहीं, तो मंजूरी चाहिए था, तो पेरेंट्स का मंजूरी चाहिए था। तो ये लोग गए पेरेंट्स के पास, दोनों गए। तो पेरेंट्स ने क्या बोला, ठीक है, अगर तुम लोग रेडी हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, बैक्ड बाई पेरेंट्स। ठीक है। अब बैक्ड बाई पेरेंट्स हो गया, बैक्ड बाई पेरेंट्स का मतलब क्या हो गया कि पेरेंट्स ने इनको सपोर्ट कर दिया। अच्छा, अब जब ये हुआ, तो इसके बाद क्या आपको लगता है कि फिर शादी का डेट आया, सब कुछ आया, तो मंदिर मंदिर जहां भी गए शादी हुआ, लेकिन लीगलिटी तौर से देखोगे तो आज के डेट में होता है क्या, कोर्ट मैरिज। अब कोर्ट मैरिज अगर हो रहा है तो वो, फिर ये लोग कोर्ट मैरिज किए, सीएम फॉर कोर्ट मैरिज। अब इन लोगों ने कोर्ट मैरिज किया। अब कोर्ट मैरिज में क्या मिला इनको, एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है कि इस डेट से आप लोगों का शादी हो गया है, एंड यू आर नाउ लीगल पार्टनर्स। क्योंकि वो मंदिर वाले शादी से आज के डेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है। तो इस दिन से ये आप लोग दोनों पार्टनर्स हो गए। अच्छा, तो ये सर्टिफिकेट क्या हुआ? ये सर्टिफिकेट क्या एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से कैसे नहीं हो गया, मतलब कि वो देखो, अब दोनों लीगल पार्टनर हो गए इस डेट से, तो सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, तो एग्जाम में मतलब हम लोग ये एग्जाम्पल में क्या समझ रहे थे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, उसके बाद पैसा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम लोग अब इसका ट्रू मीनिंग समझते हैं, ठीक है भैया, हम लोग इसका ट्रू मीनिंग समझ रहे हैं। अच्छा, ट्रू मीनिंग क्या हुआ सर? जब आयुष ने सीता को प्रपोज किया, तो क्या किया इसने?
ऑफर दिया। इस ऑफर को सीता ने क्या किया, एक्सेप्ट किया और रिजेक्ट किया। उसके पास दो ही ऑप्शन था, एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। ठीक है, उसने क्या किया सर, एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करके क्या किया, प्रॉमिस कर दिया, हाँ आई विल मैरी यू। तो सर प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस कर दिया। अच्छा, प्रॉमिस जो किया था उस समय, अब घूमने घूमने के लिए तो पैसा का दरकार है ना। अब जो पैसा का दरकार था तो ये क्या हो गया, कंसिडरेशन। डरना नहीं है, ठीक है, जो भी वर्ड्स होंगे उसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे अगर नहीं भी समझ में आता है तो, ठीक है, ये सब बहुत इलेबोरेटिव वे में समझेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल के एग्जाम्पल्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रॉमिस था, कंसिडरेशन आ गया। अच्छा, उसका तीसरा ये क्या हो गया सर, एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट। अच्छा, बैक्ड बाय पेरेंट्स तो सर ऐसा कुछ लॉ में होता नहीं है। अच्छा, तो बैक्ड बाय पेरेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, कि ये लॉ में इन्फोर्स करने के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर ये क्या हो गया, एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। जब एग्रीमेंट आया, एग्रीमेंट हो चुका था, हाँ हम लोग शादी करेंगे, और लॉ ने इसको एनफोर्स करा दिया। लॉ ने क्या किया, इसको एनफोर्स करा दिया। एनफोर्स मतलब क्या, लीगली बाउंड करा दिया। लीगली जैसे ही बाउंड कराया तो ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया। फिर से एक बार देखते हैं। आयुष ने सीता को ऑफर किया, सीता ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, सीता ने एक्सेप्ट किया, तो ये प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस हुआ, फिर पैसा आया। पैसा कैसे आया, कि घूमना है, सब कुछ करना है, सब कुछ जुगाड़ करना है, तो पैसा का मामला है। तो पैसा है तो कंसिडरेशन बना। ठीक है, पैसा है तो कंसिडरेशन हुआ, और कंसिडरेशन हुआ, प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिला तो एक एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट जैसे ही पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, मतलब इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ आया, वैसे ही ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर, समझ में आया, आ गया सर हम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे मीनिंग्स को समझ लिया। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया था कि कुछ सेक्शन और सबसेक्शन होते हैं। अच्छा, इतना देर तो मजा आ रहा था, अब लेकिन याद भी करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। अच्छा, हम लोगों का जो डेफिनेशन था ना, उसका कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग वो सब शुरू में ही आता है, तो हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है। अच्छा, तो याद करने का कुछ तरीका मैं बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को ये मेमोराइज भी हो जाएगा। अच्छा, तो क्या 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 तरीका है, एक बार बताना हम लोगों को मेमोराइज करने का तरीका, हम लोग को भी जानना है, क्योंकि आपने तो पढ़ के सीए में बन गया। ठीक है, बताते हैं हम आपको। सबसे पहला, ये जो स्टोरी हुआ, ये स्टोरी में सबसे पहला चीज क्या हुआ, आयुष ने किसी को प्रपोज किया, तो होती सीता। तो आपको मैंने बताया कि जो डेफिनेशंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो सेक्शन 2 में लिखे हुए हैं। लेकिन सर सेक्शन 2 में तो डेफिनेशन है, अब उसमें किस चीज का डेफिनेशन है, बहुत चीजों का है। तो वो हम खोजेंगे कैसे, उसका सब सेक्शन भी बताइए हम लोगों को। सबसे पहले क्या हुआ, ऑफर दिया आयुष ने सीता को, तो ये क्या हो गया, 2A। सबसे पहला इंसिडेंस ये हुआ। अच्छा, अब दूसरा मैं एक सेक्शन आपको बताता हूँ। अच्छा, प्रॉमिस का सेक्शन क्या होगा सर, आपको पी दिख रहा है, पी। पी कैसे हम लोग को दिख रहा है, ऐसे। कैसे दिख रहा है, ऐसे। हम लोग बस इसी को उल्टा कर देंगे, पी को बना देंगे बी। तो जैसे ही हम लोगों ने पी को बी बनाया, हम लोगों को दूसरा सबसेक्शन भी मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया। जो एक्सेप्टेंस है ना, वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है, तो ये प्रॉमिस में ही डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉमिस का भी, एक्सेप्टेंस का भी सेक्शन 2B हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एग्रीमेंट हो गया सर, उसके बाद एनफोर्सेबिलिटी लॉ, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन। एग्रीमेंट में देखो, एग्री, ये ई ई देख रहे हो ना, तो क्या हो गया सर, 2E।
ये सेक्शन में आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन जरा आपको याद करना पड़ेगा। टू एच। अच्छा, कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन एक बहुत बड़ा टर्म है। कंसीडरेशन उसको हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, कंसीडरेशन में क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो उसका सेक्शन क्या है कंसीडरेशन का? 2D। अच्छा, समझ में आ गया। 2D कंसीडरेशन। अच्छा, कंसीडरेशन का क्या होगा? 2D। तो वो समझ में आ गया। हम लोग का ये एग्जांपल से हम लोग समझे, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लेना, ठीक है। इनिशियल एग्जांपल था। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा रिटन टेक्स्ट में आते हैं कि रिटन टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। हम लोगों ने समझ लिया कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब रिटन टेक्स्ट में हम लोग जब आते हैं, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2H दिखा रहा है। समझ में आ गया 2H। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा, क्या क्या देखा हम लोग, कुछ थोड़ा सा एक बार प्लस करते हुए चलते, ठीक है। तो हम लोगों को और समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लेना आप लोग, इसको नोट करना है, ठीक है। ऑफर था, एक्सेप्ट हुआ, तो क्या बना? प्रॉमिस। समझ में आ गया। अच्छा, प्रॉमिस था प्लस कंसीडरेशन आ गया। कंसीडरेशन मतलब क्या? मनी। तो क्या बन गया सर ये? हाँ सॉरी, एग्रीमेंट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ आया, तो ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, समझ गए सर, इसको नोट कर लेना आप लोग। अच्छा, अब उसी चीज को हम लोग यहाँ पे भी समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्रीमेंट, हम पहले हम लोग वहां पे हम लोग तो समझ लिए, ठीक है। एग्रीमेंट कब बन रहा है? ऑफर और प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन जब आया, तो क्या हुआ? ऑफर, एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, तो हम लोग का बन गया एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट बन गया सर, समझ गए। ऑफर और जब एक्सेप्टेंस आया, ऑफर और जब एक्सेप्टेंस आया तो क्या बना था? एक मिनट जी। ऑफर और एक्सेप्टेंस आया, ऑफर और एक्सेप्टेंस आया तो बना था प्रॉमिस, और प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिला तो एग्रीमेंट, ठीक है। और एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी बाई जब लॉ आया, और एग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी बाई लॉ आया, तो क्या बन गया? ये कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सर, समझ में आ गया सर, सब टर्म्स हम लोग को समझ में आ गया अच्छा तरह से। तो बहुत अच्छा बात है। चलिए, सेक्शंस भी आप लोगों को मैंने बता दिए, उस वो क्या क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपका टर्म्स इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ये नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो व्हाट्सएप में आपको जो नीचे दिया गया नंबर है ना, देखिए नंबर मूव कर रहा है, उसमें एक बार हाय मैसेज कर दीजिएगा, हाय CMA फाउंडेशन नोट्स, लॉ नोट्स ऐसे लिख करके। तो मैं आप लोगों को इसका ये जो PDF है, ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर देता, और ये बहुत अच्छा PDF है, आप लोग भी देख लें, ठीक है। इसको प्रिंट करके आराम से आप लोग मतलब इसमें नोटिंग करते हुए चलोगे, उसको फिर MCQ सॉल्व होगा, फिर एग्जाम से पहले कुछ MCQ सॉल्व होंगे, तो फिर ये आप लोगों का इजी हो जाएगा। तो आप लोगों को ये मतलब हर्डलनेस जो होता है ना, वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने भी कुछ कुछ डेफिनेशन का मीनिंग समझ लिया, जिसमें हम लोगों का क्या क्या खत्म हो गया? ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ एंड कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा, इतना चीजें क्या इंपॉर्टेंट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में?
नहीं, अभी बहुत कुछ है, बहुत वास्ट है। ठीक है, मैं जल्दी ही खत्म करूंगा, लेकिन अच्छे से खत्म करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, अब एक डिफरेंस आ गया, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस। ठीक है, तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस हम लोग समझते हैं। अच्छा, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में जो डिफरेंस है, अब एक चीज आप मेरे को बताओ, एग्रीमेंट बड़ा ना कॉन्ट्रैक्ट बड़ा? सोचो, एग्रीमेंट ज्यादा होगा या कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होगा? मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एग्रीमेंट ज्यादा होगा ना कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होगा? एग्रीमेंट बड़ा है या कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है? बताओ। सर कॉन्ट्रैक्ट बड़ा। कॉन्ट्रैक्ट क्यों बड़ा है? क्योंकि सर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ आ रहा है, मतलब इसको लॉ भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, लॉ भी इसको पावर दे रहा है कि हाँ, ये इन्फोर्स हो रहा है। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का बड़ा हुआ। समझ में आ गया सर? इसका मतलब क्या है सर, एग्रीमेंट जो है वो ज्यादा होगा कॉन्ट्रैक्ट से। अगर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं आएगा तो वो क्या होगा कि वहीं पे ढेर पड़ जाएगा, मतलब वहीं पे खत्म। समझ में आ गया? एग्रीमेंट बड़ा या कॉन्ट्रैक्ट बड़ा? तो जो मैंने बताया उसका मतलब समझ रहे हो, मतलब एग्रीमेंट बड़ा है मतलब क्या, एग्रीमेंट बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या, एग्रीमेंट ज्यादा होगा। तो क्या है, ये वाइडर है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एग्रीमेंट ज्यादा ज्यादा हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कम ही होगा। क्योंकि वो जो भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें इन्फोर्सेबिलिटी जब तक नहीं आएगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो ये हो गया था डिफरेंस। अच्छा, अब हम लोग इसका एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, एक बार उसको हम लोग पढ़ लेंगे, फिर बाद में डेफिनेशंस भी आएंगे और सारा ऑफर एक्सेप्टेंस सब हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है। अच्छा, तो पहला, यहाँ पे हम लोग का एग्रीमेंट का डिफरेंस और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या है। मीनिंग, मीनिंग मतलब क्या हो गया सर, इसका जो डेफिनेशन बताया, मतलब एक मीनिंग बताया जा रहा है। एग्रीमेंट सर कैसे बना? एग्रीमेंट में ऑफर आया, एक्सेप्टेंस आया पिक्चर में, तब वो प्रॉमिस बना, प्रॉमिस में फिर कंसिडरेशन आया, तो फिर वो एग्रीमेंट बना। तो यहाँ पे वही चीजें देखो, पहले ऑफर आया, फिर एक्सेप्टेंस आया, फिर प्रॉमिस आया, प्रॉमिस बना वो, फिर कंसिडरेशन आया, तो वो एग्रीमेंट बना। वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है सर, समझते हैं एक बार हम लोग। एवरी प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या हुआ, ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिलने के बाद हुआ। एंड अ सेट ऑफ प्रॉमिस, ठीक है, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। हाँ, समझ में आएगा फॉर्मिंग द कंसिडरेशन का मतलब? तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट। समझ में आ गया? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको क्या बताया था, मीनिंग हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या बताया था? एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ आ जाता है तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो क्या हो जाता है, एनफोर्सिबिलिटी है जब आ जाता है तो एग्रीमेंट में, तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। हाँ सर, समझ गए? स्कोप क्या है इसका, वाइडर टर्म है, इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट ज्यादा ज्यादा बनता है। लेकिन पावर किसमें है, एग्रीमेंट जब तक इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं हुआ तब तक उसमें कोई पावर नहीं है। तो ज्यादा ज्यादा बनता है, वाइडर टर्म। लेकिन ये क्या है, नैरो सेंस में, क्योंकि एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मतलब लॉ इसको परमिट करता है कि हाँ, ये दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ लॉ। ठीक है, एनफोर्सेबल एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, एग्रीमेंट में जब एनफोर्सिबिलिटी आएगा तब ना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर। जब एनफोर्सिबिलिटी मतलब लॉ आ गया तो वो क्या हो गया, मोर पावरफुल, मोर पावरफुल, मोर लीगल। तो क्या है, नेसेसरली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट इन टू एवरी पार्टी। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, वैसे करके सर क्या है कि, एक मिनट रुकिए। और आपका जो एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट क्या है कि ये तो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आ रहा है। अच्छा, लीगल लीगल ऑब्लिगेशन क्यों नहीं आ रहा है?
क्योंकि इसमें अभी तक लॉ नहीं है। जहां लॉ आ गया वहां पे हो गया क्या, मोर पावर, मोर पावर, मोर एथिकल। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एन एग्रीमेंट डज नॉट ग्रांट राइट्स टू द पार्टी, क्योंकि ये लॉ नहीं आया तो ग्रांट नहीं कर रहा है ना, कुछ लॉ एप्लीकेबल नहीं हो। अच्छा, उसके बाद और एक चीज हम समझते हैं, ये नेचर में बता रहा है। ठीक है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। अच्छा, इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो यहाँ पे अगर हम लोग समझे, यहाँ पे ठीक है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, हम लोगों का जो एग्रीमेंट होगा इनफोर्स हो जाएगा तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसको इन्फोर्स ही नहीं कर पाएंगे तो क्या जो एग्रीमेंट जिसको इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे तो वो क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये हम लोग समझ रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार समझो। ठीक है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो कुछ भी हो सकता है, जब तक एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं आएगा तब तक क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि वो उसमें एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि इसमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं आया है। एनफोर्स एनफोर्सेबिलिटी नहीं आया है, लेकिन एग्रीमेंट क्या होता है कि उसमें एनफोर्सेबिलिटी आता है तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो क्या क्या, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, पहले वो एग्रीमेंट बना, फिर एनफोर्सेबिलिटी आया तो कॉन्ट्रैक्ट बना, तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बना। ठीक है, अच्छा, इतना तो सर समझ गया सर, अच्छा तरह से हम लोग। ठीक है, ये सब हम लोगों का नोटिंग है, और जो मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये आपको नोट करना है अपने नोटबुक में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इतना तो हम लोग समझ गए। अब कुछ अलग सेक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 10 बताता है क्या चीज, सेक्शन 10 क्या बता रहा है, सेक्शन 10 क्या बता रहा है, आप बताओ, आपको क्या दिख रहा है, इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी बन रहा है तो उसमें कुछ इसेंशियल चीजें होंगी ना, जिसको हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग कंसिडर करके बोलेंगे नहीं दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 वो बताता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872, कि ये चीज अगर मीट करता है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और नहीं तो ये एग्रीमेंट ही रह गया, क्योंकि इसको एनफोर्स नहीं करा पाया, ये वैलिड नहीं हुआ लॉ के नजर में। लॉ के नजर में वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट सेक्शन 10 में क्या बताया, वो सब हम लोग देखते देखते चलेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला क्या बताया, एग्रीमेंट। ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन आया, तो बन गया वो एग्रीमेंट। ठीक है, सबसे पहला चीज ही तो वही है कॉन्ट्रैक्ट में, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं कभी। अगर कभी कोई किसी को ऑफर ही नहीं करेगा तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो एक प्रोसेस है, एक लाइन ऑफ प्रोसेस, ये कंप्लीट हुआ, फिर ये आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जैसे आप सी में फाउंडेशन दोगे, फिर इंटर दोगे, फिर फाइनल दोगे, फिर वही कंपनी में जॉब करोगे, ना कि अभी हो और डायरेक्ट फाइनल वाला, फाइनल क्वालिफाई वाला जॉब करो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। these आर द स्टेजेस, यू हैव टू जंप वन फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक, अच्छा, फ्री कंसेंट, कंसेंट ये क्या होता है, कंसेंट और ये फ्री, इसका मतलब क्या हुआ सर, कंसेंट मतलब होता है कि इच्छा, फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि श्वेत इच्छा, हिंदी वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो अपने मन से, ना कि किसी के दबाव में, ना कि अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या हो गया सर, कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो पागल है या कुछ है, या शराब के नशे में, लूनेटिक, बिना ये सब के फ्री कंसेंट, मतलब कि किसी के दबाव, बिना बिना दबाव के, उसको बोलते फ्री कंसेंट। ठीक है, बिना दबाव के। अच्छा, समझ में आ गया सर फ्री कंसेंट भी। ठीक है, आगे बताइए, competency of the party, both are capable enough to understand what is going now।
अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, तो कॉम्पिटेंसी नहीं हुआ ना। आप तो उतने मतलब समझदार नहीं हुए कि आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ है। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ, ये हुआ। अच्छा, समझ में आ गया। लॉफुल कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या हुआ? लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब, लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब हो गया इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ थिंग्स, लेकिन लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं कि अनलॉफुल। ऐसा बोल सकते हैं ना, मैं तुमको ऑफर कर रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तभी करूंगा जब तुम उसको जान से मार दोगे, किसी एक एक्स पर्सन को। तो क्या हो गया सर, ये अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया। मैं ऑफर तो किया, लेकिन वो क्या, कंसिडरेशन गलत है। इसमें अनलॉफुल कंसिडरेशन आ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कंसिडरेशन का मतलब जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना भी हम लोग समझते हैं। अच्छा, लीगल ऑब्जेक्ट। लीगल ऑब्जेक्ट क्या है? लीगल ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी तो सर हम लोग को बताइए। लीगल ऑब्जेक्ट मतलब अनलॉफुल पर्पस नहीं होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट होगा वो लीगल होना चाहिए। अब लीगल किस किस तरह से? अब जो दो पर्सन्स थे, आयुष एंड सीता, वो शादी कर रहे हैं, तो वो लीगल हुआ ना, लीगल ऑब्जेक्ट। तो वो लीगल ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एज पर सेक्शन 24 टू 30 एंड 56। इसको हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, आपको बस इतना सा हल्का सा ध्यान दे दो, क्योंकि अभी ये जो भी है ना, जो भी टर्म्स टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है, इसको हम लोग फ्यूचर में बहुत एलेबोरेटली वे में समझेंगे। अच्छा, अब सेक्शन 10 में कुछ चीजें हैं जो मेंशन नहीं है। सेक्शन 10 में कुछ चीजें हैं जो मेंशन नहीं है, जिसको अभी हम लोग फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 10 में जो मेंशन नहीं है। अच्छा, एग्रीमेंट के एक पर्सन में हो सकता है क्या? खुद ही हम ऑफर दिए, खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बना? ऑफर। तो ये बना क्या? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस के लिए दो पार्टी लगेंगे ना, जो लिखा नहीं हुआ है कहीं पे, लेकिन ये तो इम्प्लाइड है भाई। दिस इज द इम्प्लाइड थिंग। हाँ सर, इतना तो समझ में आ रहा है, इम्प्लाइड है, ठीक है। अच्छा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ना कि लीगल रिलेशनशिप, ना कि सोशल रिलेशनशिप। जो इंटेंशन है ना, वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का है। मतलब लीगली बोथ विल बी लायबल इन फ्यूचर, और बोथ कैन sue ऑन ईच अदर। तो क्या वो लीगली हो गया, लीगल रिलेशनशिप। अब सोशल रिलेशनशिप क्या हो जाता है? सोशल रिलेशनशिप मदर और सन, ठीक है, फादर सन, ये सब जो हो गया वो सोशल रिलेशनशिप, उनके बीच में अगर कुछ हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, इसका मतलब जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, एनफोर्स कराने में, वो लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ होते हैं। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अब जैसे हम लोग को इस एग्जांपल में सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या था सर? बताइए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग इसमें क्या था? मैरिज, ये था इसमें मीनिंग, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या हो गया? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब शादी हो सकता है तभी ना भाई ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। या शादी हो ही नहीं सकता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब चांसेस, वो होने का चांस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हो रहा है शादी, तो वो परफॉर्मेंस हो रहा है। परफॉर्मेंस मतलब जो टास्क को एक हिसाब से टास्क समझ, हाँ कि ये परफॉर्मेंस हो सकता है। ऐसा कुछ हो कि हो ही नहीं सकता, तो वो परफॉर्मेंस कैसा? ठीक है, समझ में आ गया सर? अच्छा, अच्छा सर, समझ में तो अच्छे से आ रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। थोड़ा इलेबोरेट मतलब क्या, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, समझते हैं। पहले पहला चीज क्या है, टू पार्टीज, जो सेक्शन 10 में नहीं लिखा हुआ, पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। टू पार्टीज, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। इतना तो सर हमको भी पता है और सबको पता है, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में बी बाई नेचुरल पर्सन और अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस। अब सर ये क्या बात हो गया, लीगल एग्जिस्टेंस? एक कंपनी और एक पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है? हाँ होता है। तो वो क्या हो गया आपका लीगल एग्जिस्टेंस। एक पर्सन हो गया और एक लीगल एग्जिस्टेंस हो गया। अब दो कंपनीज है, उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है? हाँ होता है। तो वो क्या हो गया, लीगल एग्जिस्टेंस, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब हम लोगों का कुछ कुछ होता है ना, केस लॉज है, जो केस लॉज मैंने बताया था ना पिछला दिन में आपको, जो लैंडमार्क जजमेंट केस लॉज होते हैं,
उसको फॉलो किया जाता है, उसका उनका जजमेंट को कॉपी किया जाता है। हाँ, तो वो कुछ एग्जांपल्स हैं, हम लोग एक बार देखते देखते चलेंगे और समझेंगे कि वो एग्जांपल्स में क्या बताने का कोशिश किया गया है। ठीक है। तो सर केस लॉ के याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ केस लॉज होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे तो पूछे नहीं जाते क्योंकि वो आपका एमसीक्यू आ रहा है। ठीक है, एमसीक्यू में क्या ही केस लॉ बनेगा। हम्म अब आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज मस्ट बी असर्टेन्ड, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब जो आइडेंटिटी है ना पार्टी का वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिफाइबल होने चाहिए ना कि नॉन आइडेंटिफाइबल। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म, अच्छा इसके बाद क्या है? अच्छा एक केस लॉ था इसी के ऊपर। ठीक है, केस लॉ क्या था? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एन कंपनी। अच्छा फैक्ट क्या था इसमें? डिसोल्यूशन, एक फॉर्म का डिसोल्यूशन हुआ था। ठीक है, अब जो डिसोल्यूशन हुआ था ना उसमें जो एसेट्स थे वो पार्टनरशिप फर्म था। तो जब डिसॉल्व हुआ तो जो एसेट्स थे ना वो दोनों पार्टनर लेकर शायद जा रहे थे अपने अपने। तो जो सेल्स टैक्स ऑफिसर था ना उसने बोला कि नहीं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये एक सेल और सेल्स सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसमें सेल्स टैक्स लगना चाहिए। तो बाद में इसका कंक्लूजन क्या आया था कि नहीं, ये ये तो उन्हीं का था ना, इट वाज हेल्ड, इट वाज नॉट अ सेल। ठीक है, द पार्टनर्स बीइंग द जॉइंट ओनर है, और वो जॉइंट ओनर थे बस पार्टनरशिप फर्म में, जिसको अब वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करके जो जिसके जितना हो रहा है वो लेके जा रहा है। तो वो सिर्फ जॉइंट ओनर थे, ना कि एक पार्टनरशिप फर्म और पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना। ठीक है, समझ में आ गया? those assets cannot be both buyer and seller। तो समझ में आ गया, ये पार्टनरशिप फॉर्म जो डिसॉल्व हुआ वो तो पहले से जॉइंट ओनर थे। जॉइंट ओनर के केस में फिर जाके उन्होंने क्या किया कि अपना अपना जो एसेट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक दूसरे को। मतलब एक दूसरे को क्या, जो जिसका बनता था जितना बनता था। पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन सर हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है, हम लोगों को मत सिखाइए। ठीक है सर, चलिए आगे देखते थे। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या हुआ? Parties must intend to create legal relationship. There must be intention on the part of the parties to create a legal relationship. Social or domestic type of agreement are not enforceable in the court of law। अच्छा, यहाँ पे सोशल एंड डोमेस्टिक, सोशल एंड डोमेस्टिक का मतलब हम लोग समझते हैं अगर, तो सर सोशल और एंड डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ? आप बताइए थोड़ा, सोशल एंड डोमेस्टिक का मतलब। मान लीजिए एक हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, एक हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड क्या किया, बोला कि मैं काम करता हूँ, मैं दिल्ली चला जाता हूँ। ठीक है, मैं कोलकाता में रहता हूँ, दिल्ली चला जा रहा हूँ, तुम कोलकाता में ही रहो, मैं तुमको हर महीना 50,000 रुपए के मेंटेनेंस में खर्चा भिजवाया करूंगा ताकि तुम्हारा ये खर्चा चलता रहे, तुमको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन क्या ही इज लीगली बाउंड टू पे 50,000 रुपीज टू हर वाइफ? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये सोशल रिलेशनशिप है भाई। सोशल रिलेशनशिप में कैसा एग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है, लॉ लॉ में कहीं लिखा हुआ है कि लॉ इसको बैक कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा है, कभी लॉ बैक नहीं कर रहा है। अच्छा, तो ये केस लॉ भी था इस पे। क्या केस लॉ था उसको हम लोग देखते हैं सर। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। अच्छा, ये हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एक केस हुआ था। हस्बैंड अग्रीड टू पे हिज वाइफ certain amount of maintenance every month while he was in abroad। जब वो अब्रॉड में था तो वो क्या किया, प्रॉमिस किया था कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुमको पेमेंट करूंगा एक सर्टेन अमाउंट। बट अगर वो वहां जाके नहीं पेमेंट कर पाया तो क्या वाइफ क्या उसके ऊपर केस कर देगी कि हमको ये पैसा नहीं दे रहा है? कभी नहीं केस कर सकती है, क्योंकि वो एक सोशल रिलेशनशिप डिफाइन करता है, वो ना कि लीगल रिलेशनशिप था। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो वही चीज, कंक्लूजन क्या था सर इसका? Here in this case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create a legal relation। समझ में आ गया? वो तो पार्टीज जो है वो लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट करना था। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद सर्टेन केसेस। आपको अगर कहीं लगता है कि इसको हिंदी में नोट करना चाहिए तो आप करना बेशक। ठीक है, क्योंकि बुक को जितना गंदा करोगे उतना ही दिमाग में जाएगा। आप अगर बुक को एकदम नीट एंड क्लीन रख रहे हो, कहीं मार्किंग वार्किंग नहीं कर रहे हो, भाई आप ही को ना पढ़ना है उसके बाद, तो फिर जो आपको आपको उसके बाद किसी को और थोड़ी देना है। अब तो आप पढ़ो अच्छे से उसको नोट वोट करके। ठीक है,
अच्छा, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद सर्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब एक चीज सोचो आप लोग, मैंने आपको कुछ बोल दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसकी क्या वैल्यू है? मैं बाद में बोलूंगा मैंने तो बोला ही नहीं था। मैंने आपको बोला ये पेन खरीदोगे, आपने बोला हाँ सर खरीदेंगे, ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, मुझको बेचना भी था, मुझको बेचना भी था, लेकिन मैंने बाद में बोला सर नहीं बेचते, छोड़ो यार, बेचना रहने देते हैं, स्किप करते हैं। मैंने जैसे ही ये सोचा ना, उसके बाद मैं आपको ये नहीं बेच रहा हूँ। अब जैसे ही मैं नहीं बेचूंगा ना, आप उसको कहाँ प्रूव कर पाओगे कि मैंने बोला था? क्योंकि वो स्पोकन था। तो द एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटन फॉर्मेट। ओरली भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि जब रिटन हो जाएगा ना वो रिटन एग्रीमेंट, तो उसको कोई नकार नहीं पाएगा। वही है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और स्पोकन, नो डिफरेंस, डिफरेंस तो नहीं है कुछ, रिटन भी वही चीज हो रहा है और स्पोकन भी वही चीज है, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, मतलब कि बाद में ना मुकर जाए, इसलिए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटन होना चाहिए, ठीक है। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू इन्फोर्सेबल, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ठीक है, मतलब कि ये सर्टेन होना चाहिए। मैं पेन बेच रहा हूँ ये वाला व्हाइट कलर का, तो ये व्हाइट कलर का पेन खरीदोगे क्या? हाँ सर खरीदेंगे। अब मैंने ये पेन दिखाया जो कि एक एप्पल पेंसिल या फिर नोटपैड पे चलने वाला पेन है, मैं आपको एक उसका फ्लेयर का पेन दे दिया 10 रुपये वाला, क्योंकि मैं क्या बोला था, पेन खरीदोगे क्या, लेकिन क्या बोलना था कि ये व्हाइट कलर का जो पोर्ट्रॉनिक्स का पेन है ये खरीदोगे क्या, जो कि नोटपैड में यूज होता है, ठीक है। तो सर्टेनिटी होना चाहिए, मीनिंग मीनिंग जो है वो सर्टन होना चाहिए, ठीक है सर, समझ गया। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, पॉसिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी कैसे, मैं ये पेन बेच सकता हूँ, तो ये पॉसिबल है। अब मैं आपको बोलूंगा मार्स खरीदोगे क्या? अच्छा मार्स कैसा, अच्छा मंगल ग्रह, ओ अच्छा, मेरा है क्या वो, परफॉर्मेंस हो सकता है क्या कभी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो क्या हो गया, वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, आप सेक्शन 10 में है जो, अभी हम लोग थोड़ा बहुत और टॉपिक्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर को एंड, मतलब आज की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। अगर एग्जॉस्टिव हो रहा होगा तो बताना मेरे को, कमेंट करना, तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा थोड़ा लाइट रखने का, ठीक है। सेक्शन 10 में अब क्या बता रहा है, सेक्शन 10 जो हम लोगों ने ऊपर देखा था, बस उसी को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि कैसे क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। ऑफर एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट, ऑफर मैंने किया, किसी ने एक्सेप्ट किया, तो क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इसका डेफिनेशन क्या है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ अ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट एंड अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। तो वही चीज है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस, ये तो ब्रैकेट में डाल देते हैं, कंसीडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दिए, और ये, और एंड में बना एग्रीमेंट, ठीक है, समझ में आ गया सर। अच्छा, फ्री कंसेंट का मतलब क्या हो गया सर, टू और मोर आर सेड टू बी कंसेंट when they are agree upon the same thing, same sense and conscious ad idem। मैंने आपको ऑफर किया, क्या ये व्हाइट कलर का पेन खरीदोगे क्या, जो कि पोर्ट्रॉनिक्स का है और नोटपैड पे चलता है, तो आपने क्या किया, हाँ मैं ये व्हाइट कलर का पेन जो पोर्ट्रॉनिक्स पे चलता है मैं खरीदूंगा, दोनों का दिमाग एक जगह आया ना। अब मैंने आपको ऑफर किया कि ये माउस खरीदोगे क्या, आपने क्या सोचा, अच्छा माउस चूहा का बात कर रहा है क्या, आप तो समझ सकते हो कि चूहा का भी हो सकता है बात बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने दिखा के नहीं बोला था। तो क्या हो गया सर, यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड हुआ क्या, दोनों का माइंड मीट किया एक जगह पे, दोनों का माइंड एक पर्पस पे मीट किया नहीं किया, तो वहां क्या हो गया सर, सेम थिंग इन द सेम सेंस,
वहां पे नहीं हो। आपको मैंने बताया कुछ, आपने कुछ समझा, तो सेम थिंग ना सेम सेंस नहीं हुआ। तो कॉन्सेसर एट इडम एक वर्ड है, ये कॉन्सेसर इडम उसको नहीं मीन कर रहा है क्योंकि जो मैंने बताया वही आपने समझा, तो ही कॉन्सेसर इडम सेम थिंग एट अ सेम टाइम, सेम सेंस। ठीक है, सेम थिंग सेम सेंस। अच्छा सर, समझ में आ गया सर? मैं अच्छा से समझाओगे तो कैसे नहीं समझ में आएगा? ठीक है। Consent would be considered as free consent if it is not caused by coercion, undue influence, misrepresentation, fraud, mistake। ये सब वर्ड अभी तक तो नहीं सुने थे सर। थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ, सिर्फ हल्का हल्का वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ, क्योंकि आगे हम लोग को ये सब पढ़ना ही है। कंसिडरेशन वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट इफ इट हैज नॉट कॉज्ड बाय coercion। मतलब जो आपका कंसेंट है ना, जो आपका इच्छा था, वो मैंने कर्सन से नहीं लिया। कर्सन का मतलब क्या हो गया? ये तो नया ही सुनते हैं। सर के ऊपर बंदूक रख दिया, बोला अब बता लेगा कि नहीं। आप साला भगवान भी आके बोलेंगे तो लेना पड़ जाएगा, कोई भी जाके बोलेगा तुमको लेना पड़ जाएगा। बोले कि ये पेन खरीदेगा कि नहीं। अब आपके पास कोई चॉइस है? अगर सर के ऊपर बंदूक है तो आपके पास कोई चॉइस है? बोलोगे नहीं, हाँ बिल्कुल लेना है, मैं तो यही लेने के लिए बैठा हूँ कितना दिन से। ठीक है, तो कर्सन हो गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसका मतलब क्या हुआ सर? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ये भी पहला बार सुन रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया वन पर्सन इज इन अ डोमिनेटिंग स्टेट एंड अनदर पर्सन इज नॉट इन अ डोमिनेटिंग स्टेट। मतलब कोई बड़े पद का अधिकारी आपके ऊपर फोर्स बना रहा है कि आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब वो हायर पोजीशन में है, आप उसके दबाव में हो। हाँ तो सर एक्सेप्ट कर हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, फ्रॉड, आपको बताया ही गलत गया। मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब आपको बताया गया जो कि गलत पेश हुआ। और मिस्टेक मतलब हो सकता है कि मेरे तरफ से गलती हो गया, या आपको समझने में गलती हो गया, या दोनों तरफ से गलती हुआ। ये मिस्टेक हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि क्या है। ठीक है। अच्छा, तो फिर सर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज अब क्या हो गया? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज अगर हम लोग बताएं, ठीक है, तो कैपेसिटी में तीन हम लोग का डिफाइन है कैपेसिटी। ठीक है, पहला क्या है? कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बनता है, तो सबसे पहला अगर कुछ है हम लोग का कंडीशन है ना, ही इज टू बी मेजर, नॉट अ माइनर। ठीक है, तो एज ऑफ मेजोरिटी को पार किया होना चाहिए, जो कि हम लोग का है 18 ईयर्स। साउंड माइंड, उसके बाद क्या? नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? साउंड माइंड का मतलब क्या हुआ? एक बार पहले आप ये बताओ, साउंड माइंड का मतलब क्या हुआ? फिर साउंड माइंड का मतलब क्या हुआ? कि वो दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए, वो ड्रंक नहीं होना चाहिए। he should be in a position that he can take a decision wisely। मतलब वो समझदारी के साथ अपना डिसीजन ले सकता है, उसके दिमाग उस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया सर साउंड माइंड। मेजोरिटी हम लोग देख लिया। और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट, मतलब कि कोर्ट भी होता है कुछ कुछ जो बता बोल देते हैं कि तुम एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, तुम पहले के फ्रॉड किए हो, फ्रॉडस्टर हो, तो तुम एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो कोर्ट अगर डिस्क्वालीफाई नहीं किया है तो देन इट इज ओके टू कैपेसिटी है, कैपेबल पार्टी है, जिसमें कैपेबल पार्टी हूँ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब उसी को डिफाइन किया गया है, देख ले रहे हैं। 18 ईयर्स है, ठीक है सर, समझ गए, हम लोगों ने देख लिया है। अच्छा, दूसरा में सर साउंड माइंड का मतलब क्या होगा? इन हिज सेंस, मतलब वो दिमाग से पैदल नहीं है उस टाइम पे, लूनेटिक नहीं है, इडियट नहीं है, ड्रंकन पर्सन नहीं है। ये सब नहीं होना चाहिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है? अच्छा, उसके बाद क्वालिफिकेशन सी क्या है? कि अ पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय हिज स्टेटस इन एंटरिंग सच कॉन्ट्रैक्ट। एलियन एनिमीज होता है क्या? दुश्मन। अब मान लो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आज के डेट में अभी फाइट फाइट हो रहा है, पूरा वॉर हो रहा है, ठीक है। अब मान लो इंडिया और अमेरिका के बीच में वॉर हो गया। सर, इंडिया और अमेरिका के बीच में वॉर हो गया मान लो, ठीक है। एक मिनट, हाँ, इंडिया और अमेरिका के बीच में वॉर हो गया।
तो एक अमेरिकन पर्सन जो है ना वो इंडियन पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता है, ये एक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि वो एलियन एनिमीज हो गए। ठीक है, क्योंकि बोथ द कंट्रीज आर फाइटिंग विद ईच अदर। अच्छा, फॉरेन सॉवरेनियर्स, उसके बाद कन्विक्ट्स। कन्विक्ट्स का मतलब क्या हो जाता है, जो दोषी हो जाता है ना, तो वो नहीं कर सकते। अब किस चीज में दोषी नहीं है, वो बात का मैटर है, हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि ये सब जस्ट एक डेफिनेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट फिर नॉट एक्सप्रेसली टू बी वॉइड। इतना तक हम लोग आज देखेंगे और इतना तक का मीनिंग हम लोग समझ के आज का क्लास को स्टॉप करेंगे। ठीक है। अच्छा, पहले एक बार बताओ तो, इतना दूर तक अगर आपने क्लास कर लिया तो कैसा लगा, पहले जाके कमेंट में बताना, क्योंकि मुझको नहीं पता चलेगा कि आपने यहाँ तक क्लास किया है कि नहीं। तो यही मेरे लिए मोटिवेशन होगा कि आपने यहाँ तक क्लास को किया है, एक्सटेंड किया है और समझा और नोट किया है। और अगर पसंद आ रहा है, अगर वीडियोस ऐसे ही रोज आएंगे, ठीक है, इसको मैं पूरा सीएमए फाउंडेशन का लॉ को पढ़ा अभी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो कल अच्छा से लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। ठीक है। अच्छा, इतना सर हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा, सेक्शन 10 में पहला क्या था सर, सबसे पहला हम लोगों ने देखा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस या फिर एग्रीमेंट। दूसरा देखा फ्री कंसेंट। तीसरा क्या देखा, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। फोर्थ क्या देखने जा रहा है, फिर कंसिडरेशन। अच्छा सर, कंसिडरेशन देखने जा रहे हैं। कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया, कंसिडरेशन में एक वर्ड है, एक वर्ड का मीनिंग मैं बता देता हूँ। ठीक है, कॉड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। आपको मैं कुछ दे रहा हूं, उसके बदले आपसे कुछ ले रहा हूं। ये पेन दे रहा हूं, भले से मैं आपसे 1 रुपया ही लूं या 1,000 रुपये ही लूं, लेकिन आपसे कुछ ले रहा हूं ना, समथिंग इन रिटर्न, एंड दैट शुड बी लॉफुल। ये हो गया समथिंग इन रिटर्न दैट शुड बी लॉफुल। तो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, उससे कुछ ले रहा हूँ, तो कंसिडरेशन उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मे कंसिस्ट ऑफ सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट ऑकरिंग टू वन पार्टी, और सम फॉरबियरेंस मतलब कुछ छोड़ रहे हैं हम लोग, लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन अदर। तो ये पैसा हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जो आप फॉरगोन कर रहे हो। तो वो क्या हो गया कि समथिंग इन रिटर्न, इसके बदले में आप मुझको क्या दे रहे हो, दैट शुड बी अ वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। लॉफुल कंसिडरेशन और एंड ऑब्जेक्ट, जो कंसिडरेशन होगा वो लॉफुल होना चाहिए, ना कि मैं तुमको ये पेन दे रहा हूँ, मैं तुमको ये पेन दे रहा हूँ और बोल दे रहा हूँ कि एक्स एक्स पर्सन है, उसको 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 जाके मारना है। तो ये क्या हो गया, इसका लॉफुल कंसिडरेशन भी नहीं हुआ, और ऑब्जेक्ट तो 100% इलीगल हो गया, क्योंकि आप इसमें मारना दाड़ना ये सब ला दे रहे हो, वसूली करवा रहे हो किसी को बोल के पैसा। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज इलीगल। ठीक है, समझ में आ गया। द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। ठीक है, लॉफुल होना चाहिए। अच्छा, सेक्शन 23 स्टेट्स दैट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, सेक्शन 23 बोल रहा है, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इतना भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कुछ कुछ चीजें, तो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, फिर 6 नंबर पॉइंट क्या है सर, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इसका मतलब क्या हो गया सर, वॉइड। वॉइड का मतलब तो नहीं जानते सर लोग, वॉइड का मतलब क्या हो गया। वॉइड का मतलब हो गया सर, एग्रीमेंट एंटर्ड मस्ट नॉट विच द लॉ डिक्लेयर्स बी आइदर इलीगल और वॉइड। अब आप कोई एग्रीमेंट में एंटर ऐसा करना चाह रहे हो कि मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ 50 लाख रुपया, और तुम उसको मार दो, तो ये क्या लॉ भी परमिट करता है, लॉ भी परमिट नहीं करता, तो इनिशियली ही वॉइड हो गया। वॉइड का मतलब क्या हो गया कि वो शुरू ही नहीं हुआ, वो खत्म, वो कभी हो भी नहीं सकता और है भी नहीं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, कैमरा इज नॉट एबल टू कैप्चर मी आइदर। अब कैमरा कैप्चर कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो इलीगल और वॉइड, कोर्ट जो डिक्लेयर कर दिया भाई, तो उसके कोर्ट के बियॉन्ड आप हो गया, कोर्ट के बियॉन्ड कोई नहीं है। तो ये हो गया, इलीगल एग्रीमेंट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अच्छा, अब हम लोगों ने बहुत कुछ, आज हम लोगों ने बहुत कुछ समझा। ठीक है,
आज हम लोगों ने क्या कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी समझी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सब जो भी है। उसके बाद सर सेक्शन 10 देखा, सेक्शन 10 के बियॉन्ड देखा, सेक्शन 10 के बियॉन्ड क्या है, तो सर ये सब समझा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे, ये सर अच्छा सा एग्जांपल, उसको भी हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे आज हम लोग एंड करते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अब मतलब फर्दर जो जो चीजें होंगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्दर। अच्छा सर, तो आज के क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब लेता हूँ मैं यहाँ पे विदा। टाटा बाय बाय।